क्या बिहार में लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार की सरकार को गिराना चाहते हैं? क्या अगर लालू प्रसाद यादव अपने मकसद में कामयाब हो गए और नीतीश की सरकार गिर गई तो सबसे ज़्यादा खुशी क्या बीजेपी को होगी? क्या बंगाल में ममता बनर्जी अब बैकफुट पर है? उन्हें समझ में आ गया है कि कांग्रेस और लेफ्ट के साथ दोस्ताना लड़ाई करके ही बीजेपी को हराया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो दो खबरें हैं जिस पर हम बात कर लेते हैं। भाई लोग कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर इधर उधर चल रहा है, पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव नीतीश की सरकार गिराना चाहते हैं। इसके दो कारण बताए जा रहे हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि स्पीकर उनका जो है आरजेडी का, वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देगा। स्वाभाविक है कि अगर स्पीकर की देखरेख में विश्वास मत हासिल किया जाता है तो बहुत कुछ स्पीकर के पास रहेगा। यानी अगर जेडीयू के कुछ विधायक, जैसा कि कहा जा रहा है, विप का उल्लंघन करके क्रॉस वोटिंग करते हैं तो स्पीकर बचा सकते हैं उनको। जैसा कि राहुल नरवेकर, महाराष्ट्र के स्पीकर, उन्होंने बचाया शिवसेना में विभाजन को और एनसीपी में विभाजन को। दूसरी बात कही जा रही है कि लालू प्रसाद यादव ने ही मल्लिकार्जुन खड़गे को आगाह किया कि कांग्रेस के कुछ विधायकों को तोड़ने का काम बीजेपी कर रही है, नीतीश कुमार कर रहे हैं, लिहाजा इनको तेलंगाना भेज दिया जाए। और भेज दिया गया। 19 में से 16 को भेज दिया गया है और उनको पटना 12 फरवरी को उस समय लाया जाएगा और सीधा विधानसभा पहुंचा दिया जाएगा जब विश्वास मत पर कार्रवाई शुरू हो चुकी होगी। लेकिन क्या इतना आसान है? क्या वाकई में जेडीयू के कुछ सांसद, कुछ विधायक गायब रह सकते हैं? गायब रहेंगे तो जो आपको बहुमत का आंकड़ा है वो नीचे हो जाएगा। अभी 243 है, बहुमत के आंकड़े के लिए 122 चाहिए। बीजेपी गठबंधन के पास 128 बताए जाते हैं, जीतन राम मांझी के, जिसमें 4 लोग शामिल हैं। और इन 4 विधायकों पर बहुत कुछ दारोमदार रहेगा, नीतीश की पार्टी सरकार बचती है या गिरती है। क्योंकि पहले कहा गया लालू प्रसाद यादव के कैंप की तरफ से कि नीतीश के जीतन राम मांझी के एक बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया गया है। अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस के एक दो नेताओं ने कहा जीतन राम मांझी हमारी तरफ आ जाए तो हम तो उन्हें मुख्यमंत्री बना देंगे। तो ये लालच प्रलोभन दिया जा रहा है। जीतन राम मांझी भी अंदर खाने कुछ ना कुछ बीजेपी गठबंधन के साथ दबाव डालने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 4 में से एक ही मंत्री बनाया गया, 2 मंत्री कम से कम बनाए जाने चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल ये नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि लालू प्रसाद यादव क्या इतनी बड़ी पॉलिटिकल गलती करने जा रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि वो गलती करेंगे। गलती होगी नीतीश की सरकार को गिराना। नीतीश की सरकार तो गिर जाएगी, लेकिन तेजस्वी यादव की सरकार बन जाएगी क्या? तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे क्या? इसको लेकर कई सारे अगर मगर किंतु परंतु उठते हैं। क्योंकि अगर आपके पास विधानसभा में स्पीकर है तो राज्यपाल बीजेपी का है। मान लीजिए नीतीश की एनडीए की सरकार गिर जाती है, मान लीजिए कि महागठबंधन फिर अपनी तरफ से सरकार बनाने का दावा पेश करता है, तो गवर्नर उनसे आंकड़ा मांग सकते हैं बहुमत साबित करने का कि आप फ्लोर ऑफ द हाउस जाने से पहले हमें कम से कम सूची तो दीजिए ताकि हम संतुष्ट हो सकें। अब झारखंड में तो सूची बकायदा दे दी गई थी, तब भी राज्यपाल ने 48 घंटे का वक्त लिया ताकि बीजेपी कहीं ना कहीं ऑपरेशन लोटस में कामयाब हो जाए। जब बीजेपी ने हथियार खड़े कर दिए तो फिर राज्यपाल महोदय की तरफ से भी झंडी मिल गई चंपई सोरेन को सरकार बनाने के लिए। लेकिन यहाँ तो उल्टा है। बिहार में अगर ऐसी परिस्थिति पैदा हुई तो बहुत संभव है कि जो राज्यपाल कह दें कि संवैधानिक संकट है, कोई भी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, लिहाजा राष्ट्रपति शासन लागू करने की वो सिफारिश केंद्र से कर सकते हैं। और बीजेपी तो खुशी खुशी इस मौके को लपक लेगी। लपक इसलिए लेगी क्योंकि उसके 2 फायदे होंगे। एक तो राष्ट्रपति शासन लगने का मतलब है इनडायरेक्ट रूप से मोदी सरकार का शासन, और लोकसभा चुनाव अगर मोदी सरकार के इनडायरेक्ट शासन के तहत लड़ा जाता है तो फिर कुछ भी खेल हो सकता है। आप जानते हैं क्या क्या खेल चुनाव में होता रहा है। और प्रशासन अगर आपकी सरकार है तो कैसे आप कुछ चीज़ों को, कुछ फंसी हुई सीटों को अपने पक्ष में करने में
बहुत बार कामयाब हो जाते हैं। दूसरा, नीतीश अपने आप ठिकाने लग जाएंगे। बीजेपी ने नीतीश का सहारा लिया है लोकसभा चुनाव में सीटें ज़्यादा हासिल करने के लिए, फिर कहा जा रहा है कि उसके बाद बीजेपी उनको झेलेगी नहीं और मुख्यमंत्री पद पर रहेंगे नहीं रहेंगे, इसको लेकर कोई दावा प्रतिदावा अभी तक नहीं किया जा रहा है। अगले विधानसभा चुनाव तक नीतीश मुख्यमंत्री रहेंगे, ऐसे कयासबाजी ही लग रही है। लेकिन यहाँ तो बीजेपी को एक झटके में दो बड़े लाभ होंगे। एक तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, दूसरा नीतीश अपने आप ठिकाने लग जाएंगे, उनकी राजनीतिक औकात भी उनको बता दी जाएगी और नीतीश कुछ कहने की स्थिति में भी नहीं रहेंगे, उनकी क्रेडिबिलिटी भी खराब होगी। सीटें भी बीजेपी उनको पिछली बार की तरह 17 नहीं देना चाहती। पिछली बार बीजेपी ने 23 सीटों में से अपने हिस्से की 6 सीटें काट कर नीतीश की झोली में डाल दी थी। इस बार माना जा रहा है कि बीजेपी 17 की जगह नीतीश कुमार को 10 या 12 से ज़्यादा सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। प्रशांत किशोर जैसे लोग कह रहे हैं कि नीतीश 5 या 6 से ज़्यादा की स्थिति नहीं है उनकी जीतने की। खैर, ये देखना दिलचस्प रहेगा कि बिहार में क्या होता है। मेरा टेक है कि नीतीश की सरकार बहुमत का जुगाड़ कर लेगी, यानी जुगाड़ तो कर ही लिया है 128 के साथ, वो बहुमत हासिल कर लेगी। विश्वास मत में वो जीतने में कामयाब हो जाएगी, मुझे तो कम से कम ऐसा लगता है। लेकिन बगल के बंगाल की बात करें तो लोग कह रहे हैं कि ममता के रुख में थोड़ा सा लचीलापन दिखाई दे रहा है। अब वो कांग्रेस को 2 की जगह 5 सीटें देने के लिए तैयार हो गई हैं। और दूसरा कि मल्लिकार्जुन खड़गे बात कर सकते हैं, वो दिल्ली आ सकती हैं, सोनिया गांधी से मिल सकती हैं, इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो इसका कुछ कुछ श्रेय तो राहुल गांधी को दिया ही जाना चाहिए, जिनकी बंगाल के अंदर भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रवेश की तो उन्होंने एक शब्द ममता के खिलाफ नहीं बोला, एक शब्द ऐसा नहीं बोला जिससे ममता उखड़ जाए। उल्टा ममता उकसाती रही, राहुल गांधी को माइग्रेटरी बर्ड कहती रही, 40 सीटें से ज़्यादा कांग्रेस को नहीं मिलेंगी इंडिया भर में, ये बात कहती रही। लेकिन फिर भी आपा नहीं खोया राहुल गांधी ने। और उधर ममता की समझ में आ गया है कि केरल मॉडल अपनाया जा सकता है। केरल में एलडीएफ और यूडीएफ यानी कांग्रेस और वाम मोर्चा फ्रेंडली फाइट लड़ेंगे और 20 की 20 जो सीटें जाएंगी वो कुल मिलाकर इंडिया के खाते में जाएंगी और बीजेपी का खाता इस बार भी वहाँ नहीं खुल पाएगा, इस तरह की बात कही जा रही है। बंगाल में भी ममता को लग रहा है कि 5 सीटें कांग्रेस को दे दी जाएं और बाकी सीटों पर फ्रेंडली फाइट कर ली जाए, यानी वो 18 सीटें जिसमें से आपने 3 सीटें बीजेपी ने जो जीती थी उसमें से 3 सीटें आप दे दीजिए कांग्रेस को, बच गई 15 में से कुछ ऐसी सीटें थी पिछली बार जहां वामपंथी दूसरे या तीसरे नंबर पर रहे थे, कुछ जगह तो तीसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन 1.5 से 2 लाख 2.25 लाख वोट तक उन्होंने इसके बावजूद हासिल किए थे। तो इतना बड़ा वोट इनके साथ गया था जो ममता विरोधी वोट था। तो ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस, वामदल और ममता के बीच में फ्रेंडली फाइट होती है, सीटों पर इस तरह से एडजस्टमेंट समझौता किया जाता है, कैंडिडेट इस तरह से उतारे जाते हैं कि हर सीट पर बीजेपी को कसा जा सके, बीजेपी की घेराबंदी की जा सके, तो इससे 2 फायदे होंगे। एक तो बीजेपी की सीटें स्वाभाविक रूप से कम हो जाएंगी, 10 के नीचे आएंगी, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। दूसरा, मुस्लिम वोटों का कतई बिखराव नहीं होगा। 42 में से 13-14 सीटें ऐसी हैं जो मुसलमान प्रभावित सीटें हैं, बंगाल में मानी जाती हैं। तो ये क्या कहानी इस तरफ जाती हुई दिखती है। राजनीति में, भारत की राजनीति में बड़ी तेजी से ऊपर नीचे उतार चढ़ाव हो रहे हैं। अब उड़ीसा के अंदर प्रधानमंत्री गए तो नवीन पटनायक की सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, बल्कि नवीन पटनायक कितने 15-20 साल से वहाँ सत्ता में हैं। उससे पहले के सालों में कांग्रेस जब उड़ीसा में थी तब वो क्या गड़बड़ियाँ करती रही उसका उल्लेख तो ज़रूर किया गया, लेकिन नवीन पटनायक को बख्श दिया गया और कहा कि आपका एक भाई दिल्ली में बैठा है, पैसा की कोई कमी नहीं है विकास के कामों की। तो कुल मिलाकर बीजेपी, या कहा जाए कि मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद की परिस्थितियों को भी अभी से भांपने में लगे हैं और उनको लग रहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो नवीन पटनायक को नाराज़ नहीं करना चाहिए। यही कहानी केसीआर के साथ भी दोहराई जा रही है, ये बात भी सामने आ रही है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं।
लेकिन लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। और यूट्यूब, ये माफ़ कीजिएगा, ट्विटर यानी एक्स पर मैं विद्रोही 7 के नाम से हूँ। ट्विटर पर विद्रोही 7 के नाम से हूँ। फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज नाम से, और इंस्टाग्राम पर विजय विद्रोही 7 के नाम से हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।